नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बलूचिस्तान वो इलाका जहां पाकिस्तान ने लगातार मानवाधिकार का हनन किया है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बसे इस इलाके में जमाने से आज़ादी के आंदोलन चले, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाए। कई बलूच नेताओं को जान की कीमत अदा करनी पड़ी। कुछ बलूचिस्तान में रहकर लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशों में निर्वासित जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। भारत आमतौर पर बलूचिस्तान का मुद्दा सार्वजनिक तौर पर उठाने से अब तक कतराता रहा, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान ने हस्तक्षेप की कोशिश की, उससे भारत के लिए चुप रहना मुमकिन नहीं रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बलूचिस्तान समेत पीओके और गिलगिट का जिक्र किया। ऐसा पहली बार हुआ था। जाहिर है इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और बयानों का सिलसिला तेज हो गया। विशेष में आज हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का विशेष। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के किसी अशांत क्षेत्र का जिक्र किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने बलूचिस्तान समेत गिलगिट और पीओके में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया, तो पाकिस्तान ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि बलूचिस्तान की तुलना कश्मीर से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है। अजीज ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का आंतरिक हिस्सा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के बयान से जाहिर होता है कि बलूचिस्तान में भारत विद्रोहियों को मदद दे रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी भारत के रुख का विरोध किया। ज़हरी ने भी कहा कि भारत उग्रवादियों को शह दे रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जानकारों का मानना है कि जिस तरह बलूचिस्तान में हालात गंभीर हो रहे हैं, उसे देखते हुए बलूचिस्तान के मुद्दे को समर्थन दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान को मॉरल सपोर्ट उनको देनी चाहिए, इसी के बहुत दिनों से उनका दमन हो रहा है। हजारों लोग उनके मर चुके हैं और सन 60 से लगातार आर्मी वहाँ पे मौजूद है। और उनके बड़े बड़े नेता अकबर बुख्ती जैसे लीडर्स को जिस तरीके से पाकिस्तान ने मारा है जनरल मुशर्रफ के पीरियड में, वो बहुत शर्मनाक है। और ये उनकी लंबी लड़ाई है, उसको भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना होगा और उनकी मदद भी करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र किया। ये पहला मौका था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान के किसी अशांत क्षेत्र का जिक्र किया हो। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के बाद दुनिया भर से लोग उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। इससे कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने सीमा पार के अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान समेत पीओके और गिलगिट में मानवाधिकार हनन के गंभीर होते हालात पर चिंता जाहिर की थी। लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन करने के बजाय भूख और गरीबी से लड़े तो इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा, यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है,
जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी। इसके बाद पाकिस्तान में बयानों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान मानवाधिकार के नाम पर भारत की सरजमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि भारत मानवाधिकार के लिए लड़ता रहा है। कुछ दिनों से पाकिस्तान कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। कश्मीर के हालात पर भारत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसी बैठक में पहली बार कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान और गिलगित का मुद्दा भी उठा। जानकार मानते हैं कि भारत का बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना जायज है। ये देखना है कि ये टैक्टिकल मूव है भारत सरकार की तरफ से या एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनी है। ये कोशिश है भारत की तरफ से कि जो मॉरल हाई ग्राउंड पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है मानव अधिकारों पर, वो मॉरल हाई ग्राउंड उसको डिनाई किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि ये लोग जो मानव अधिकारों पर प्रवचन दे रहे हैं, इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस बीच पाकिस्तान ने भारत को बातचीत का प्रस्ताव सौंपा है। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर ही मुख्य मसला है। हालांकि ये न्योता तब दिया गया है जब भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बलूचिस्तान को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग विचार जाहिर किए हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार बेहद खस्ता हाल हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होते ही सबसे ज्यादा चर्चा बलूचिस्तान को लेकर शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया और कहा कि पाकिस्तान को पहली बार मजबूती से जवाब दिया गया है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए गिलगित, पाक व्याप्त कश्मीर और बलूचिस्तान से लोगों की जो आशाएं हैं और जो वहाँ एक असंतोष उभरा है कि जैसे भारत में तरक्की हो रही वैसे वहाँ भी होनी चाहिए, ये जो भाव है और इसके लिए जो जिस तरह से वहाँ भावनाएं प्रकट हो रही है, उसके बारे में जो उल्लेख किया, मुझे लगता है कि बहुत ही सामरिक दृष्टया भी महत्वपूर्ण है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये बयान भारत की विदेश नीति के अनुकूल नहीं है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस ने साफ किया कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के हर उस इलाके का मुद्दा उठना चाहिए जहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है। बलूचिस्तान के बारे में अवश्य बोलें, पर बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां मानव अधिकारों के हनन के बारे में भारत कर क्या रहा है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाएंगे? क्या हमने किसी यूनाइटेड नेशन या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पर यह मुद्दा उठाया है, या ये केवल बोलने का माध्यम है, या केवल ये रेट्रिक है? इसलिए रेट्रिक से ऊपर उठ के, केवल बोलने और भाषणों से ऊपर उठ के कुछ सार्थक कार्यवाही इस बारे में करनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के भीतर कई तरह की राय देखने को मिल रही है। ज्यादातर राजनेता फिलहाल इस मामले को लेकर स्पष्ट नहीं है कि इससे भारत की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कई लोगों का मानना है कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना जरूर चाहिए, लेकिन इसके लिए सही मंच का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर हमने बलूचिस्तान का मसला उठाया है और प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस मसले को उठाया है, तो बड़ी अहम बात है। लेकिन आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री का रुख क्या होगा, उनका अगला रोड मैप क्या होगा इस सिलसिले में, वो देखने वाली बात है। भारत ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मदद की है, लेकिन हम लोग कभी भी, हमारी ये नीति रही है कि सैन्य रूप से कहीं भी किसी भी देश के अंदर की अखंडता के अंदर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपनी नीतियों, अपने तरीकों से हम लोगों ने हमेशा मदद की है। एक ही विषय इसमें जरूर खड़ा होता है, बाकी वैसे तो देखिए बलूचिस्तान में कहीं भी कुछ ऐसी घटना होती है जहां पाकिस्तान की सरकार का और उसकी फौज का जो मानवीय पक्ष है वो उल्टा पड़ता है, तो हमेशा उसको उजागर करना चाहिए। सीपीएम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को इन सारी समस्याओं का कूटनीतिक समाधान तलाशना चाहिए। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए
सही मंच तलाशना चाहिए। People may like it that it's a tit for tat, but actually India has its own credential in the Committee of Nations, and we have our own, tradition. So even if we sympathize and express solidarity with the people of POK as well as people of Balochistan, but it will be debated that whether how far it is fair to use this red-fort speech to give a message to the Balochistan or POK. जेडीयू का मानना है कि बलूचिस्तान के सवाल को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि घरेलू अशांति से कैसे निपटा जाए। यहाँ की अपने घर की समस्या का समाधान पहले करना चाहिए। बाकी जो सवाल हैं वो हैं, तो जो नागरिक आज़ादी के सवाल हैं वो देश भर में, दुनिया भर में उनको सबको उठाना चाहिए। बलूचिस्तान में भी जो सवाल है उनको जरूर उठाना चाहिए, लेकिन अपने कश्मीर के सवाल को संजीदा तरीके से हल करने का काम करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों से दूर जानकारों ने भी इस पर अलग अलग राय व्यक्त की है। हालांकि ताज़ा हालात को देखते हुए जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। Because Pakistan today has decided to interfere in the internal matters of India. Now, Pakistan is a country which doesn't understand logic. You have got to talk to them in the language in which they understand. Perhaps it is because of that Prime Minister Modi has sounded that if you are going to interfere with the internal affairs of India, we have many other tools with which we can corner you. फिलहाल विदेश मामलों के जानकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है कि इससे भारत की विदेश नीति कितनी प्रभावित होगी और आने वाले दिनों में इससे भारत को कितना कूटनीतिक फायदा होगा और कितना नुकसान। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के समर्थन में बलोच नेता। सड़क का संघर्ष, जनता के मुद्दे। हम किसी भी नेगोशिएशन में नहीं जाने वाले हैं प्रशासन से। डू और डाई की स्थिति है हमारे लिए। संसद की बात, नेताओं के अल्फाज। जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला। ये पूंजीवाद का विकसित नहीं, ये विकृत रूप। जांच जो हो रही है वो सीबीआई के द्वारा हो रही है। आई थिंक द लास्ट ऑफ द पावर्स लेफ्ट विद द कोर्ट्स। दुनिया के कोने कोने में क्या रहा खास? हमारी खबरों के साथ कीजिए दिन का आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा टीवी के साथ सुबह 7 और 9 बजे। चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। आगे चलकर वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से भारतीय इतिहास में अमर हुए। आजाद ने गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में सशस्त्र क्रांति की सोच को लेकर आगे बढ़े। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम पर किया। आजादी की लड़ाई में अद्भुत वीरता का परिचय दिया। 27 फरवरी 1931 को इस वीर योद्धा ने देश की आजादी के लिए
अपना बलिदान दे दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर दुनिया भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। बलूचिस्तान के निर्वासित नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। बलूच नेताओं का कहना है कि मानव अधिकार हनन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की दरकार है। बलूचिस्तान को लेकर भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच बयानों का दौर चल रहा हो, लेकिन दुनिया भर के बलूच नेता इस मामले में भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के समर्थक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर खुशी जताई है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। पार्टी के नेता ब्रह्मदाग बुख्ती ने कहा है कि अगर सीरिया और लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है तो बलूचिस्तान के बारे में दुनिया को सोचना चाहिए। I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation, and we hope that the Indian government, Indian media, and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान के हालात पर चिंता जताई। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि वहां मानवाधिकार के लिए कोई जगह नहीं बची है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले बलूच नेताओं को फिलहाल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निर्वासित जिंदगी जीनी पड़ रही है। इन नेताओं ने दुनिया के सभी कोनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर खुशी जाहिर की। I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. As India is aspiring to be a permanent member of the UN Security Council, I think Mr. Narendra Modi has proven that it deserves that seat, because India as a regional power should acknowledge the issues happening in its neighborhood. बलूच नेताओं ने पाकिस्तान के इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि वहां के लड़ाके को भारत मदद पहुंचा रहा है। बलूच नेताओं का ये मानना है कि पाकिस्तान अपनी कारस्तानी छुपाने के लिए भारत की तरफ उंगली उठा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बलूचिस्तान के निर्वासित नेताओं में अपने हक की लड़ाई के लिए ऊर्जा मिलती दिख रही है। I would like to thanks to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for highlighting the issue of Balochistan internationally. And secondly, I would like to thanks to the all media of India and social activists of India for always supporting Balochistan issue internationally. This is what we need. हमारे लोग लीडर बहुत पहले से काफ़ी वक्त से कह रहे हैं कि इंडियन इंटरवेंशन होनी चाहिए। इंडियन इंटरवेंशन और ना सिर्फ इंडियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर यूएन को इंटरवीन करना चाहिए। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जिनके हम बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने लीड किया है। उन्होंने पहला कदम उठाया है कि हम बलूच कौम के साथ हैं। तो उसको पूरी बलूच कौम वेलकम करती है और इससे समझ में आना चाहिए, बाकी दुनिया के लीडर्स को सीखना चाहिए कि ऐसे ओप्रेस नेशंस के, मोदी साहब आप ओप्रेस नेशंस के हीरो बन गए। बलूचिस्तान के हक की लड़ाई के लिए लड़ने वालों का मानना है कि वहां मानवाधिकार की रक्षा के लिए मुहिम चलाने की दरकार है। उनका ये भी मानना है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए साझी कार्रवाई की जरूरत है। लिहाजा भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद से लड़ने के लिए मुल्कों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों का साफ मानना है कि आतंकवाद के नाम पर मानवाधिकार हनन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और बलूचिस्तान में आम नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान कड़ी कार्रवाई कर रहा है। I also would like to thank the Indian Prime Minister, Mr. Modi, for thanking the Baloch people on the occasion of their Independence Day. I think Baloch and Indian people need each other for the peace and stability in the region.
and we hope that the Indian government on official level will raise the Balochistan issue on all forums, including the United Nations and the other foreign countries. बलूचिस्तान के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भारत की विदेश नीति में आए बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर भारत समेत दुनिया के कुछ और मुल्क उनके समर्थन में उतरते हैं तो उनकी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनाव भरे रहे हैं। पाकिस्तान ने जब 1948 में बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया तो इसका जोरदार विरोध हुआ। इसके बाद से ही बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग तेज होने लगी। आलम यह था कि जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान में इसका जश्न मनाया गया। वही समय समय पर पाकिस्तान बलूचियों की आज़ादी की मांग को दबाने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करता रहा है। नवाब अकबर शहबाज खां बुख्ती अगस्त 2006 में पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे गए। तब उनकी उम्र 79 साल की थी। बुख्ती तब तक बलूचिस्तान के खुद मुख्तारी की लड़ाई के प्रतीक बन चुके थे। पाकिस्तान ने उन्हें मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन उससे बलूचिस्तान की आज़ादी का जज्बा ठंडा नहीं हुआ। बलूची अवाम के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान में रहना कभी गवारा नहीं हुआ। उनके असंतोष की जड़ें उस इलाके के पाकिस्तान में विवादास्पद विलय के इतिहास में छिपी हैं। ऐसा मानना है कि फ़ौज ने वहाँ पर बहुत हेलीकॉप्टर गनशिप्स लेकर और वहाँ के सभी नौजवान लोगों को जो आंदोलन करते हैं, कर सकते हैं, उन सबको जेलों में डाला है, बुरी तरह से मारा है। वहाँ के नेताओं को, अकबर बुख्ती को बुरी तरह से मारा गया। तो वहाँ काफ़ी दमन हुआ है और उस दमन के लिए हमने कोई ज़्यादा आगे आवाज़ उठाई नहीं थी। अगर बलूचिस्तान के इतिहास की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1839, 1854 और 1876 में अंग्रेजों ने कलात से संधि की, किंतु कलात कभी ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। 1876 की संधि खान ए कलात मीर खोदात खान और ब्रिटिश सरकार के बीच हुई थी। इसमें 3 प्रमुख बातें थीं, जिसमें खां ए कलात मीर नसीर खां और ब्रिटिश हुकूमत के बीच मई 1854 की संधि पर मुहर, खां ए कलात मीर खोदात खान और उनके वारिसों से हमेशा दोस्ती का वायदा, और ब्रिटिश सरकार कलात की स्वतंत्रता और संप्रभुता की सुरक्षा शामिल थी। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़ने के साथ ही ये संधि भी खत्म हो गई। बलूचिस्तान का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भूमि पहले कलात स्टेट जो थी उसका हिस्सा था, और कलात ये साफ एक ऐतिहासिक सत्य है कि कलात के राज्य के लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आजादी के वक्त अंग्रेज देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने या आजाद रहने का विकल्प दे गए थे। ज्यादातर कबायली आबादी वाले बलूचिस्तान के शासक खां ए कलात ने तब आजाद रहने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन 1948 में दबाव के तहत पाकिस्तान के साथ मिलना पड़ा। अप्रैल 1948 में पाकिस्तानी फौज ने मीर अहमद यार खां को जबरन अपना राज्य कलात छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनसे कलात की आजादी के खिलाफ समझौते पर दस्तखत करा लिए गए, लेकिन मीर अहमद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम खां नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अधीन हो। बलूचिस्तान के लोगों ने भी इसे दिल से स्वीकार नहीं किया। उनकी आजादी की भावना कभी दबाई नहीं जा सकी। देखिए, करीब 220-225 दिन ऐसे थे जब पाकिस्तान की कोई दखल नहीं थी बलूचिस्तान में, 1947 और 48 के बीच में, और तब बलूचिस्तान ने कहा कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। उसके बाद में बलूचिस्तान का दमन लगातार चल रहा है। इस प्रांत के बाशिंदों की यह शिकायत गहराती गई कि उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में पाकिस्तान सरकार की दिलचस्पी नहीं है।
उसकी रुचि सिर्फ इस प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में है। इसी कारण पिछले 7 दशकों में समय समय पर बलूचियों का विद्रोह भड़कता रहा है। 1970 के दशक के शुरू में बलूचियों ने सशस्त्र बगावत कर दी। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित बलूची पीपल्स लिबरेशन फ्रंट हथियारबंद लड़ाई पर उतर आए। इसमें बलूची छात्रों की बड़ी भागीदारी थी। पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। बताया जाता है कि तब 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कि पाकिस्तान के जो शासक हैं उन्होंने बलूचिस्तान में एक आतंक किया हुआ एक किस्म से जेनोसाइड की पॉलिसी अपनाई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की अदालतों ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने अपनी सरकार को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अकाउंटेबल ठहराया है। 2005 में बलूची संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। इसकी कमान बलूचिस्तान प्रांत के गवर्नर रह चुके अकबर खां बुख्ती के हाथ में थी। बुख्ती के मारे जाने के बाद से उनके उत्तराधिकारियों ने इस संघर्ष की ज्वाला को जलाए रखा है। इनमें से कई निर्वासन में हैं। इन्हें भारत से मदद की उम्मीद रही है, लेकिन पहले भारत ऐसी सहायता देने से हिचकता रहा। अब ये पहला मौका है जब उसने बलूचिस्तानी जनता की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।